आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है जॉब बैच एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आज हम लोग जो कोस्टिंग करेंगे वो करेंगे जॉब की कोस्टिंग, बैच की कोस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट की कोस्टिंग। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये तीन वर्ड्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय जॉब, व्हाट डू यू मीन बाय बैच एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट। सो फर्स्ट वर्ड हमारे पास जॉब कोस्टिंग, हम उसको क्लियर करते हैं। देखो जी, जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है? इट इज अ दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग व्हिच अप्लाइज वेयर द वर्क इज अंडरटेकन एज एन identifiable units such as manufacture of products at customer specific requirements. Manufacturing goods are not for stock purpose but for immediate delivery। मतलब अगर मैं बात करूं जॉब कॉस्टिंग की तो ये वहां पे अप्लाई होती है। यहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट को बना रहे हैं अंडर वन जॉब, एंड जो सेकंड प्रोडक्ट बन रहा है वो अंडर डिफरेंट जॉब बन रहा है, थर्ड अंडर डिफरेंट बन रहा है। मतलब इसका मेन मतलब ये है कि जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेम नहीं होती है, हर कस्टमर की अपनी अपनी, जब हम लोग प्रोडक्ट को जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? जॉब कॉस्टिंग। एंड इसका दूसरा क्या है कि इसमें ड्यूरेशन कम होती है। मतलब मतलब प्रोडक्ट बन जाता थोड़ी देर में, लेकिन कस्टमर प्रोडक्ट सेम नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट सेम होता तो हम लोग उसको एक बैच में भी बना सकते थे इकट्ठे, बिकॉज क्यों? क्योंकि दोनों की स्पेसिफिकेशन सेम होनी थी। बट जब हमारे पास प्रोडक्ट्स की स्पेसिफिकेशन अलग अलग है, मेरी कुछ रिक्वायरमेंट है, लाइक हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तीन कस्टमर्स हैं हमारे, ए बी एंड सी। ए की अपनी रिक्वायरमेंट्स है प्रोडक्ट्स की, वो कुछ स्पेसिफिकेशन चाहता है उसमें, बी कुछ चाहता है, सी कुछ चाहता है। अब भाई हम तीनों प्रोडक्ट्स को एक बैच के अंदर तो बना नहीं सकते, बिकॉज क्यों? क्योंकि ए की स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट है, बी की डिफरेंट है, सी की डिफरेंट है। सो ये तीन अलग अलग हमारे पास क्या होगी? जॉब। तीन क्या होगी? जॉब। एक जॉब होगी ए की जॉब, एक बी के प्रोडक्ट की जॉब एंड सी के प्रोडक्ट की जॉब। अब बात आती है कि जॉब कॉस्टिंग में और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। भाई यहाँ पे एक ही मेन डिफरेंस है ड्यूरेशन का। यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स होते हैं जॉब के अंडर बनते हैं जिनकी ड्यूरेशन कम होती है, और आपको पता है जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज जस्ट लाइक ए जॉब, बट ये लॉन्ग ड्यूरेशन क्या है? लॉन्ग ड्यूरेशन है। यहाँ पे जो टाइम है कॉन्ट्रैक्ट को, आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का टाइम पीरियड काफी होता है। जैसे ब्रिज बनते हैं, रोड्स बनते हैं, तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है। यहाँ पे मतलब वहां पे भी सेम एक ही चीज बन रही है, एक एक मतलब एक ही काम हो रहा है एक टाइम पे, बट उसकी ड्यूरेशन काफी ज्यादा है, 3-4 साल, 2 साल, 3 साल। बट जॉब में ऐसा नहीं है। जॉब में प्रोडक्ट 10-15 दिन में या कुछ दिन में बन जाता है, बट इसमें क्या है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होने के कारण चीज सेम नहीं बन सकती। हाँ, अगर कस्टमर की रिक्वायरमेंट सेम है, बिल्कुल हाँ वो सेम ही चीज आ रहा है, लाइक ए की रिक्वायरमेंट्स भी सेम है, बी की सेम, तो फिर इसको सिंगल सिंगल बनाने के लिए क्या जरूरत है? आप तीनों को क्या करेंगे? एक ही बैच में। मतलब वहां पे क्या बात आ गया कि जो फ्लो ऑफ प्रोडक्शन है वो कंटिन्यू है, लगातार चल रहा है। अब हम यहां से क्लियर करते हैं फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। कहता अंडर दिस मेथड कोस्ट आर कैलकुलेटेड एंड एक्यूमुलेटेड फॉर ईच जॉब। इसमें क्या होता है कि हम कोस्ट को क्या करते हैं? अलग अलग जॉब से इकट्ठा करते हैं। मतलब यहाँ ए की जॉब अलग से, बी की अलग से, सी की अलग से। वर्क ऑर्डर मतलब जॉब हो सकता है, वर्क ऑर्डर भी सेम ही बात है, प्रोजेक्ट सेपरेटली अलग अलग। मतलब ए की कॉस्ट अलग से फाइंड आउट होगी। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने जॉब ए की कॉस्ट है वो किससे चार्ज करनी है? ए कस्टमर से, है ना? तो उसकी जॉब कॉस्टिंग अलग से की जाएगी। कहता है ईच जॉब कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड फॉर रिकॉर्डिंग द कॉस्ट ऑफ ईच जॉब। कहता हर जॉब को अलग से सेपरेट उसके मेंटेन अकाउंट्स मेंटेन किए, जैसे जॉब ए का अकाउंट अलग से खुलेगा, बी का अलग से, सी का अलग से, ताकि तीनों की इंडिविजुअली कॉस्ट पता करके हम ए की ए से रिकवर कर लें, बी की बी से एंड सी की सी से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि फीचर्स क्या जॉब कॉस्टिंग के। कहता है जो प्रोडक्शन है वो जनरली अगेंस्ट कस्टमर ऑर्डर बट नॉट फॉर स्टॉक। यहाँ पे क्या है कि हम लोग भाई स्टॉक के लिए नहीं सामान बना रहे, किसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बना रहे। स्टॉक के लिए अगर हम बना रहे होते तो सेम चीज बननी थी। जैसे एक सिंपल सी बात लेते हैं, कोई कंपनी है लाइक पीएनजी, वो हेड एंड शोल्डर शैम्पू बनाती है, ठीक है? अगर वो हेड एंड शोल्डर शैम्पू बनाती है तो सेम चीज बन रही है, तो वो किसके लिए बना रही है? स्टॉक के लिए, नॉट फॉर द कस्टमर रिक्वायरमेंट। अगर मैं कह दूं मेरे को इस टाइप का शैम्पू चाहिए, 100 बंदा अलग अलग टाइप का शैम्पू कह रहा है, तो वो काम किसके अंडर होगा? जॉब कॉस्टिंग के, नॉट अंडर द बैच कॉस्टिंग। अगर वहां पे शैम्पू बन रहे हैं बिल्कुल सिंपल, एक कॉमन रिक्वायरमेंट है सबकी, तो वो अंडर किसके चलेगा? बैच कॉस्टिंग। वो सारे शैम्पू एक ही बैच के अंदर, एक ही लॉट के अंदर तैयार हो जाएंगे। कहता ईच जॉब हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स। अगेन स्पेशल ट्रीटमेंट मैंने आपको पहले बात किया, हर जॉब की अपनी अलग से स्पेसिफिकेशंस है, तभी इनको तीनों की प्रोडक्शन इंडिविजुअली चल रही है, ठीक है? नेक्स्ट, प्रोडक्शन नॉट कंटिन्यू। प्रोडक्शन लगातार नहीं चलती, बिकॉज क्यों?
क्योंकि ए अलग से बनेगा, बी अलग से, सी अलग से। अगर ये तीनों सेम है तो वो लगातार चलता जाता, ठीक है। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एवरी जॉब इज असर्टेन आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब। जब जॉब ए कंप्लीट हो जाएगी उसकी कॉस्ट पता कर लेंगे, बी की, सी की। मींस अगर मैं नटशल बात करूं लास्ट पे, तो इन तीनों में एक मेन डिफरेंस ये है, जॉब कॉस्टिंग के अंदर वो वाले प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिनकी स्पेशल स्पेसिफिकेशंस दी गई है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये चाहिए हमें। तो अगर तो ये तीनों की रिक्वायरमेंट सेम मैच कर जाती है, मतलब तीनों को सेम ही चीज चाहिए, तो वो एक बैच के अंदर ही बन जाएगी। तो हम तीनों की कॉस्ट इकट्ठे फाइंड आउट करके, एक इंडिविजुअल की फाइंड आउट करके उससे चार्ज कर लेंगे, है ना। जॉब कॉस्टिंग में क्या है भाई, इसकी रिक्वायरमेंट अपनी है, इसकी बी, इसकी सी लग है अपनी, है ना। तो हो सकता है इसमें कॉस्ट ज्यादा हो, इसमें कम हो, उसके तो एक ए की कॉस्ट ए कस्टमर से रिकवर होगी, बी की बी से, सी की सी को, जॉब सी की सी कस्टमर से। तो उससे मैं ये बात कर रहा हूं कि इनमें दोनों में सिमिलरिटी है, जॉब में और कॉन्ट्रैक्ट में। क्या सिमिलरिटी है कि यहाँ पे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ पे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो काम है वो शॉर्ट ड्यूरेशन है, लाइक थोड़े दिनों का बस, कुछ दिन का, कुछ हफ्तों का कह सकते हैं। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन होते हैं, यहाँ पे टाइम पीरियड काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अलग से है। अगर कस्टमर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कंपनी लॉट्स प्रोडक्ट्स बना रही है अपने स्टॉक करने के लिए, मतलब कि सेम चीज बना रही है अगेन एंड अगेन, तो वो एक बैच के अंदर बनाएगी। आप देख सकते हो जब जैसे कोई हेड एंड शोल्डर शैम्पू, उस पे बैच नंबर लिखा होता है। मतलब बैच नंबर क्या मतलब है कि ये जो इतने शैम्पू बने, इतनी शैम्पू की जो बॉटल्स जो बनी है वो एक ही बैच के अंदर बनी है। कोई बैच नंबर, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बैच नंबर लिखा होगा 2182। तो अगर कल को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइक वो शैम्पू की बॉटल्स में कुछ पॉइजन है या डिफेक्टेड हो गया या कुछ भी है, तो अगर उस पे लिखा है बैच नंबर 2182, तो जो 2182 का पूरा लॉट है वो उसको बाहर निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे एक ही लॉट के अंदर बने हैं, उनकी सभी की रिक्वायरमेंट्स सेम है। अगर मैं बात करूं बैच कॉस्टिंग की, तो नाम से क्लियर होता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन होगी वो बैच में होगी, मतलब जो सिमिलर आइटम्स होंगी वो अंडर वन बैच ही प्रोड्यूस होंगी। कहता बैच कॉस्टिंग इज ए फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। इन बैच कॉस्टिंग आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर स्टॉक पर्पस। बिल्कुल सही बात है, मैंने यहाँ पे पीएनजी की एग्जांपल ली थी, कंपनी की प्रॉक्टर एंड गैम्बल। पीएनजी के अंदर एक प्रोडक्ट बनता है हेड एंड शोल्डर, ठीक है भाई, ओके, हेड एंड शोल्डर बनता है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि भाई हेड एंड शोल्डर को कंपनी ये नहीं कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बना रही है, भाई वो वहां पे कई सारे ऐसे कस्टमर्स हैं उनके पास, इनकी रिक्वायरमेंट सेम है। लाइक मैं बात एग्जांपल लेके आपको क्लियर कर देता हूं कि बैच कॉस्टिंग का मतलब क्या है। यहाँ पे मान लो हमारे पास तीन कस्टमर है, ए बी एंड सी। इन तीनों को एक ही शैम्पू चाहिए, हेड एंड शोल्डर सिल्की ब्लैक प्रोडक्ट है उनका, जैसे हेड एंड शोल्डर स्मूथ एंड सिल्की है, सिल्की ब्लैक है, ठीक है, एंटी डैंड्रफ है, अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं इनके, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, तीनों कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट सेम है। अब ये तो है नहीं भाई कि यहाँ पे कोई जॉब कॉस्टिंग अप्लाई करके बैठ जाएंगे कि ए का शैम्पू अलग से बनाएंगे, बी का अलग से, सी का अलग से। यहाँ पे जो क्या करेंगे, बैच कॉस्टिंग मेथड इज अडॉप्टेड इन सच केसेस टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच सच बैच। वो तीनों शैम्पू की बॉटल्स को अंडर वन बैच प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, इकट्ठा प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तीन शैम्पू बन गए, फिर वो बाद में इनको क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल शैम्पू की कॉस्ट चाहिए, तो वो कैसे निकालेंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए वो क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ बैच कि टोटल शैम्पू तीन बॉटल्स बनाने में कितना खर्चा आ गया, मतलब 300। कितने शैम्पू की बॉटल्स बनी, 3, तो पर शैम्पू कितना का हो गया, 100 का, ठीक है जी, समझ आ गया। मतलब पर शैम्पू की कॉस्ट उनको 100 पड़ गई है। और ये तीनों शैम्पू क्यों एक ही बैच के अंदर बने, क्योंकि तीनों की स्पेसिफिकेशंस क्या थी, सेम। अगर ये यहाँ पे बोल देता कि मेरे को सिल्की ब्लैक चाहिए, ये कह देता मेरे को स्मूथ एंड सिल्की चाहिए, और ये कह देता मेरे को कूल मेंथोल चाहिए, मतलब तीनों भाई तीनों को चाहिए हेड एंड शोल्डर, बट इसकी स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स अलग अलग लॉट्स के अंदर बनते, मतलब क्या, जॉब कॉस्ट ए अलग से जॉब बन जानी थी, एक बी अलग से, सी अलग से, ठीक है। तो अगर तो इनका कंटिन्यू, आपको पता है हेड एंड शोल्डर तो लॉट भी प्रोड्यूस करती है, क्यों, क्योंकि भाई उनको चीज स्टॉक के लिए चाहिए, उनको ये नहीं चाहिए कि उन्होंने तभी बनाना शैम्पू अगर कस्टमर उनको बोलेगा, ठीक है। उनको पता है कि उनकी मार्केट में रेगुलर डिमांड है, उनकी कंटिन्यू प्रोडक्शन है। तो जब भी कंटिन्यू प्रोडक्शन की बात आती है तो प्रोडक्शन किसमें होती है, बैच कॉस्टिंग में, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे बैच की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, बैच कॉस्ट शीट, मतलब ये चीज फाइंड आउट करने के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ द बैच।
इसके लिए हम क्या बनाएंगे, बैच कॉस्ट शीट। और वहां पे ईच जॉब की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या बनाएंगे, जॉब कॉस्ट शीट। क्लियर हो गया जी। सेम कॉस्ट शीट आपको पता है क्या है, वो स्टेटमेंट जो हम किसको फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। तो अगर आपको एक बैच की कॉस्ट चाहिए तो बैच कॉस्ट शीट तैयार करोगे, अगर आपको जॉब की कॉस्ट चाहिए तो आप जॉब कॉस्ट शीट तैयार करोगे। लास्ट वी हैव द कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। आपको मैंने पहले बात कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं ना, कंपनी वाले कई बार बोलते हैं, आपने सुना होगा वर्ड, हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। भाई कॉन्ट्रैक्ट कोई छोटा काम नहीं होता, काफी बड़ा प्रोजेक्ट होता है, काफी लॉन्ग ड्यूरेशन होता है। यहाँ पे भी सेम ही बात है, कहता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज अ दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर। बिकॉज क्यों, अगर मेरे को कॉन्ट्रैक्ट मिला कोई, तो कॉमन सी बात है कि भाई उस बंदे ने जिसने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया उसने कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स दी होगी मेरे को, which applies where the work is undertaken according to customer requirement। कहता कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इसे ਉਹ ਫਾਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਆਰਡਰ ਕਾਸਟਿੰਗ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਮਿਲਿਆ। एंड ईच ऑर्डर इज ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन। लॉन्ग ड्यूरेशन मेन ये बात है, मतलब इसमें और जॉब कॉस्टिंग में ये डिफरेंस है, काम वहां पे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हो रहा है, यहाँ पे भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, मतलब जो उसकी स्पेशल स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है। पर यहाँ पे ड्यूरेशन लो हो गया, वहां पे वो काम थोड़ी देर का है, ठीक है। एज लॉन्ग ड्यूरेशन की बात मैं कर रहा हूं यहाँ पे, कि यहाँ पे जॉब कॉस्टिंग से कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में मेन यही डिफरेंस है कि ये जो प्रोजेक्ट होंगे लॉन्ग ड्यूरेशन होंगे वो थोड़े टाइम का काम होता है। भाई कहता है, देखो लिखा भी है यहाँ पे कि ईच ऑर्डर जो होगा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का वो लॉन्ग ड्यूरेशन का होगा एज कंपेयर टू जॉब कॉस्टिंग। जो वर्क होगा वो जनरली कंस्ट्रक्शन इन नेचर होगा, मतलब कंस्ट्रक्शन नेचर का होगा, लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट, ब्रिज, रोड्स, डैम्स, शिप्स, बिल्डिंग्स, क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट्स काफी सालों के होते हैं, जैसे एक साल, 2 साल, 3 साल, 4, 10 साल के। और जो मेन डिफरेंस है दोनों में देख लो भाई, जॉब कॉस्टिंग में जो काम है वो अंडर वर्कशॉप चलता है, मतलब अंडर फैक्ट्री, ठीक है, क्योंकि जो भी कस्टमर ने अपनी रिक्वायरमेंट दी होगी कोई प्रोडक्ट बनाने की, वो जॉब कॉस्टिंग के अंदर में फैक्ट्री के अंदर बन जाएगी, है ना। बट इसमें भाई फैक्ट्री में काम नहीं होगा, इसमें मोस्टली काम क्या होता है, एट साइट, मतलब यहाँ पे ब्रिज बनाना है, यहाँ पे प्लांट बनाना है, यहाँ पे रोड खड़ा करना है आपने, यहाँ पे डैम्स है, यहाँ पे शिप है, मतलब आपको साइट पे जाके काम करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको तीनों में डिफरेंस समझा दूंगा कि मेन में डिफरेंस क्या है तीनों में, उससे आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी।